नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। यह घटना भी उसी दौर की थी या उसी दौर की है जब अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम थे। अपराध अपनी चरम सीमा पर था। पुलिस निष्क्रिय थी। पुलिस के पास विवेचना के तमाम जो मॉडर्न उपकरण हैं, संसाधन हैं, वो नहीं थे। पब्लिक के पास भी कोई इस तरह के संसाधन या उपकरण नहीं थे जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अदालतों में मुकदमे गवाहों के बयान के आधार पर चलते थे। कौन कितनी झूठी गवाहियां करा लेता है, उसका सक्सेस रेट उतना ही हाई रहता था। आज की घटना जनपद लखीमपुर खीरी की है। संबंध उसका लखनऊ से है। तारीख है 27 जनवरी 2001। लखीमपुर खीरी के सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री बालक राम अपने व्यवसायी मित्र रामचंद्र शाह, साथी अधिवक्ता राजीव अवस्थी और राजीव अवस्थी की ही लाल रंग की मारुति कार नंबर DL5CB0676 से 26 जनवरी को फर्रुखाबाद गए। फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गया प्रसाद जी के बेटे का छिदन और पोते का बर्थडे था। वहां जाने का एक और कारण था कि फर्रुखाबाद से पहले श्री गया प्रसाद जी लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रिक्ट जज रहे थे और जिस समय वो डिस्ट्रिक्ट जज थे तो उनकी ही डिस्ट्रिक्ट जजी के समय श्री बालक राम उन्हीं के साथ सीजीएम भी थे। लिहाजा शुभ कार्य में उनको बुलाया गया और वो गए। जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ एक समस्या भी है कि उनका पब्लिक में उठना बैठना नहीं होता। उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है। कोर्ट गए, कोर्ट से वापस आए, फिर कहीं शादी ब्याह में अगर जुडिशियल ऑफिसर से रिलेटेड कोई शादी ब्याह है या कोई अनडिस्प्यूटेड व्यक्ति के यहाँ कोई फंक्शन है तभी वो जाते हैं। सामान्य रूप से वो शाम के बाद कभी भी किसी प्राइवेट फंक्शन में नहीं जाते हैं। और जुडिशियल सर्किल या जुडिशियल ऑफिसर्स की फ्रेटर्निटी इतनी बड़ी है कि सबके यहाँ छोटे मोटे फंक्शन या शादी ब्याह में जुडिशियल ऑफिसर्स ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। श्री गया प्रसाद ने अपने सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को रुकने के लिए फर्रुखाबाद के हिंदुस्तान होटल में व्यवस्था की थी कि जो लोग भी आएंगे, जो उनके साथ रहे हैं, जिनको बुलाया है, वो आएंगे ज़रूर, और जिनको जाने में रात हो जाएगी वो रात में यहीं हिंदुस्तान होटल में रुकेंगे और सवेरे अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। श्री बालक राम सीजीएम लखीमपुर खीरी अपने दोनों इनवाइटीज, ये दोनों ही इनवाइटी थे जिला जज साहब के, उनके साथ गए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, खाना पीना हुआ और खाना पीना खाने के बाद उन्होंने वापस जाने की अनुमति डिस्ट्रिक्ट जज श्री गया प्रसाद से मांगी और उन्होंने ये भी बताया कि सर, कल लोक अदालत है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि लोक अदालत का जो व्यवस्थापक होता है वो सीजीएम होता है। सीजीएम का लोक अदालत शुरू होने से घंटे भर पहले कैंपस में होना आवश्यक है। अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को ब्रीफ करना, उनको सही जगह पर जहां निर्देशित स्थान है वहां जाने के लिए कहना, और जो वादकारी लोग आएंगे छोटे छोटे डिस्प्यूट के, पिटी डिस्प्यूट्स के, उनको चैनलाइज करना, ये सब सीजीएम का ही काम होता है। गया प्रसाद जी भी इस बात से भली भांति भिज्ञ थे। उन्होंने
कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा कल खीरी में होना, अदालत के भीतर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद भी डिस्ट्रिक्ट जज थे और उनके यहाँ भी लोक अदालत का उस दिन कार्यक्रम हो रहा था। तो 26 जनवरी की रात 11:30 बजे जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, इन सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया। उसके बाद पुनः अनुमति लेके श्री बालक राम अपने दोनों साथियों और सरकारी ड्राइवर राम सिंह के साथ लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में शाहजहांपुर में ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की कि सर सभी लोग चाय पी लें। दरअसल वो सीजीएम साहब का सरकारी ड्राइवर था जो प्राइवेट गाड़ी से उनको लेके आ रहा था। जुडिशियल ऑफिसर्स के जो सरकारी ड्राइवर हैं उनको रात में चलने की आदत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कोई ऐसी ज़रूरत जुडिशियल ऑफिसर को रात में कहीं आने जाने की नहीं होती सिवा उनके निजी कारणों के। छुट्टी जा रहे हों, किसी के यहाँ घर परिवार में शादी ब्याह हो तो वो रात में चलते हैं, अदरवाइज वो रात में कभी नहीं चलते। पुलिस या मजिस्ट्रेसी यानी जो हमारे एसडीएम्स और रेवेन्यू के लोग हैं, इनका तो रात बेरात हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में काम लगा रहता है और इसीलिए इनके ड्राइवर रात बेरात चलने के एक्सपर्ट होते हैं। सीजीएम साहब के ड्राइवर को जब ये लगा कि खाना भी खा के चले थे, अक्सर गाड़ी चलाने वाले के लिए ये हिदायत होती है कि अगर वो लंबी दूरी के लिए जा रहा है तो उस समय खाना न खाए। खाना खाने के बाद नींद जरूर आती है। जितने भी रोड एक्सीडेंट्स मेरे सेवा काल में हुए हैं, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है, दसियों हजार एक्सीडेंट हुए होंगे रात में 2 बजे से और सुबह 4 बजे के बीच में, उसमें 90% केसेस में यही हुआ है कि ड्राइवर अगर प्रोफेशनल ड्राइवर है तो भी, या गाड़ी का मालिक या गाड़ी का ओनर जो ड्राइव कर रहा है, शाम को खाना खाकर चला और फिर रास्ते में नेचुरल नींद उसको आ ही जाती है। नींद के कारण कभी डिवाइडर पे चढ़ गया, कभी सामने वाले से टकरा गया, और ज़्यादातर केसेस में खड़ी हुई बड़ी गाड़ियों के पीछे ये गाड़ी छोटी घुस गई, जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ करता है। ड्राइवर ने अच्छा किया और शाहजहांपुर में सबको रोककर खुद चाय पी, बाकी तीनों लोगों को भी चाय पिलाई। वहाँ से वो फिर लखीमपुर खीरी की तरफ चले। लाल रंग की मारुति कार थी श्री राजीव अवस्थी की। वहाँ चले तो जैसे ही कस्बा मैगलगंज क्रॉस कर लिया उन्होंने। मैगलगंज कस्बा बहुत मशहूर है गुलाब जामुन के लिए। आप भी कभी लखनऊ सीतापुर या लखनऊ दिल्ली के रूट में मैगलगंज क्रॉस करें तो आप ध्यान दें, अब तो बाईपास बन गई है, अगर आप भीतर से जाएंगे तो गुलाब जामुन की बहुत ढेर सारी दुकानें वहाँ पर मिलेंगी और वहाँ मिट्टी के बर्तन में गुलाब जामुन दिया जाता है, स्वादिष्ट होता है, उनका वो ब्रांड है। वहाँ से ये जब आगे बढ़े तो कस्बा बेहजम के बीच एक गांव करणपुर है। करणपुर थाना नीम गांव के अंदर आता है। करणपुर कस्बे गांव से थोड़ा पहले ही सीजीएम ने ये देखा कि बीच सड़क पर एक कटा हुआ नीम का हरा पेड़ पड़ा हुआ है और उसके पीछे 2-3 ट्रकें, बड़ी ट्रकें खड़ी हुई हैं। सीजीएम थे, अपने करियर में रोड होल्डअप के जाने कितने मुकदमे सुने होंगे। वो जोर से चिल्लाए कि बैक करो, रोड होल्डअप हो रहा है। ड्राइवर ने स्पीड की उस गाड़ी को रोका सिर्फ इसलिए कि बैक गियर में डाल सके, लेकिन इसके पहले कि वो बैक गियर में डालता, दोनों तरफ से, मारुति के दोनों तरफ से कोई आधा दर्जन बदमाशों ने घेर लिया। फिर भी ड्राइवर ने जब बैक गियर लगाने की कोशिश की तो ड्राइवर के तरफ के शीशे पर गोली चला दी। चूंकि बदमाश ड्राइवर के बहुत पास था, ड्राइवर रिफ्लेक्स एक्शन में अपना उसने सिर आगे किया और गोली सीधे रामचंद्र शाह, जो उनके ठीक बगल में आगे बैठे हुए थे, उनको जाकर लग गई। और उन्हें बहुत खून बहने लगा। जजमेंट सीजीएम का
सिचुएशन का जजमेंट बिल्कुल सही था कि रात के 3:30 बज रहे हैं, हरा पेड़ बीच सड़क पर, इस तरफ ट्रकें खड़ी हैं, एक आध ट्रकें उस तरफ भी खड़ी हैं, हर हाल में रोड होल्ड अप हो रहा है। लेकिन ड्राइवर के रिफ्लेक्स में थोड़ा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की देरी हुई। जब तक वो समझता, रोक के बैक गियर करता, तब तक उन पर आफत टूट पड़ी। रामचंद्र शाह को जब गोली लग गई तो बदमाशों ने दरवाजा खोलकर उनको बाहर खींचकर निकाल लिया। वो जमीन पर गिर पड़े। गिरने के बाद भी उनको 4-5 लातें मारी, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई जान बची है कि नहीं। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये मर गए। उन्हें मरा समझकर वो बाकी लोगों से को बाहर निकालने की जद्दोजहद करने लगे। इसी बीच वकील साहब, अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट थे राजीव अवस्थी जी, वो खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और उन्होंने बदमाशों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि देखो, मैं वकील हूं और भीतर सीजेएम साहब बैठे हैं, मारपीट मत करो, तुम्हें जो लेना है ले लो। अपना पर्स निकालकर उन्होंने उनके हाथ में दे दिया। लेकिन जैसे ही बदमाशों ने सुना कि भीतर सीजेएम बैठे हैं, छूटते ही उनको गोली मार दी। 315 बोर के कट्टे से मारी गई गोली उनके हार्ट यानी हृदय को, फिर फेफड़े को, फिर आंतों को चीरती हुई नीचे लीवर के पास कहीं जाकर फंस गई, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। उनकी मृत्यु वहीं कार के भीतर हो गई। मरने के बाद भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। श्री बालक राम सीजीएम के पास उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी थी, लेकिन उनको रिवॉल्वर पर हाथ लगाने तक का भी मौका नहीं लगा। बदमाशों ने उनकी घड़ी, गले की चेन, पर्स और वो रिवॉल्वर भी निकाल लिया। बकौल ड्राइवर के, राम सिंह के, जिसको उन्होंने जमीन पर गिराकर सिर के बल नीचे पट करके उसके ऊपर पैर रखकर एक आदमी खड़ा हुआ था, कि इसके बाद इन लोगों ने मारुति कार की डिग्गी तोड़ी और उसमें तीनों लोगों की अटैचियां बाहर सड़क पर निकाली। अटैचियां इसलिए कि सब लोग तैयार होके गए थे कि अगर जज साहब मना करेंगे, नहीं आने देंगे, तो थोड़ा हम लोग आराम करके सवेरे ऐसे टाइम पे चलेंगे कि 9, साढ़े 9 बजे तक कोर्ट के भीतर पहुंच जाएं। अटैचियों में जो भी उन लोगों का कैश था, व्यवसायी मित्र का या वकील साहब का या जज साहब का, 1 लाख रुपए के आसपास तीनों मिलाकर, जैसा एफआईआर में लिखाया गया था, 1 लाख के आसपास उनका जो पैसा और सामान था वो इन लोगों ने, बदमाशों ने निकाल लिया और आराम से टहलते हुए चले गए। सीजीएम साहब की गाड़ी के पीछे भी 2-3 ट्रकें खड़ी थीं। उन्हें भी बदमाशों ने, ड्राइवरों को लूटा था। तो पीछे 2-3 गाड़ियां, आगे की 2 गाड़ियां, 5 गाड़ियों के ड्राइवर और उनके क्लीनर कहते हैं या हेल्पर कहते हैं, यानी 10-12 लोग भाग के कार के पास आए, क्योंकि उन्हें बाहर एक आदमी गिरा हुआ, एक आदमी पट लेटा हुआ और तमाम खून दिखाई पड़ा। वकील साहब ने और ड्राइवर ने फिर उठकर ये बताया कि सीजीएम साहब को गोली मार दी गई। ट्रक के ड्राइवर सीजीएम की अहमियत जानते हैं। उनके मुकदमे एक्सीडेंट के हों या बाकी चीज़ों के हों, सीजीएम के यहाँ ही जाते हैं, वहीं सुने जाते हैं। ये सुनकर उन सभी 10-12 लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि 4 बज गए थे। गांव वालों का सुबह उठने का टाइम हो गया था। तमाम गांव के लोग आ गए और कटे हुए उस नीम के पेड़ को खींचकर और कुछ हिस्से को काटकर सड़क को क्लियर किया। दोनों तरफ से गाड़ियां चलने लगीं। आगे जाकर नीम गांव थाने पर सूचना दी गई कि अपने ही जिले लखीमपुर के सीजीएम की हत्या हो गई।
इंस्पेक्टर को काटो तो खून नहीं, भाग के फौरन मौके पर गया। चूंकि उन्हीं के जिले के सीजीएम थे। कोई इंस्पेक्टर ऐसा नहीं है जो अपने जिले के सीजीएम को न पहचानता हो, न जानता हो। इंस्पेक्टर्स तो बल्कि वो किस जिले के रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़े हैं, इन सब की जानकारी सीजीएम के बारे में रखते हैं। उसने फौरन वायरलेस से कंट्रोल रूम को बताया कि सीजीएम श्री जीवन राम की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, श्री बालक राम की। इतना बहुत था। उसी समय 4 बजे ही लखनऊ से आईजी जोन करमवीर सिंह, डीआईजी रेंज लखनऊ श्री सुलखान सिंह, कमिश्नर लखनऊ डिवीजन श्री सौरभ चंद्रा और जिले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री विजय कुमार वार्ष्णेय और एसपी श्री विजय कुमार तिवारी फौरन मौके के लिए रवाना हो गए। क्योंकि सीजीएम के साथ आपराधिक वारदात हुई थी। जुडिशियल ऑफिसर या सीजीएम और पुलिस का चोली दामन का साथ होता है, रोज रोज का काम होता है। अपराधियों को पकड़ना, उनकी कोर्ट में पेश करना, रिमांड लेना, बहस में जाना और जो मुकदमे चल रहे हैं उस सिलसिले में आईओ का सीजीएम की कोर्ट में उपस्थित रहना, ऐसा चोली दामन का साथ है सीजीएम और बाकी उस जिले के पुलिस वालों का। घटना गंभीर थी। खीरी जिला हेडक्वार्टर पर जब इसकी सूचना गई तो वहां के जिला जज श्री KN ओझा साहब ने उस दिन न्यायालय में छुट्टी कर दी। सभी परेशान थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया और मृत सीजीएम के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया। पुलिस ने भरसक प्रयास किया उसके बाद, जब बातें नॉर्मलाइज हो गईं, कि इधर उधर के जो चिंटू मिंटू टाइप के छुटभइये अपराधी होते हैं उनको पकड़कर इस घटना को खोलने का प्रयास किया। क्योंकि दबाव क्या रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सारी जुडिशरी प्रदेश भर की इस घटना से बहुत नाराज थी। पुलिस से बहुत ज़्यादा नाराजगी थी उनको कि ये रूट है जिस पर हमेशा रोड होल्ड हुआ करता है और इतनी देर तक पुलिस की कोई गश्त पार्टी या कोई मोबाइल वहां से क्रॉस नहीं हुई, वरना ये घटना न होती। आखिरकार पेड़ काटा गया होगा। मोटा नीम का पेड़ था, काटने में कम से कम 45 मिनट लगे होंगे। उसे सड़क पर गिराया गया होगा। अगल बगल लोग छिपे होंगे, बदमाश लोग, दर्जन भर से अधिक बदमाश थे। एक एक करके जो ट्रकें आती जा रही थीं उनको गन पॉइंट पर लेके उनके पास जो भी पैसा, ज़्यादातर लंबी दूरी के ट्रक वाले 10-20 हज़ार रुपये आज की करेंसी में तेल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, और रास्ते में जहाँ जहाँ ये टैक्स वाले, लीगल और इलीगल टैक्स वाले, पुलिस वाले या डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं, उनको देने के लिए पैसा रखते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रकें रुकेंगी उतना ज़्यादा उनकी लूट की रकम बढ़ेगी। लेकिन कोई पुलिस वाला उस समय वहां से पास नहीं हुआ। जिंदा बचे रामचंद्र शाह, राम सिंह ड्राइवर और राजीव अवस्थी जी ने कतई इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सभी लोग हैं, जब तक हम लोग पहचान नहीं लेंगे, जब तक हम मुतमईन नहीं होंगे, हम किसी भी ऐसे चिंटू मिंटू अपराधियों को इस केस में खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। बहुत दिनों तक इस घटना के सही मुलजिम नहीं पकड़े गए थे, क्योंकि मैं उस समय एसपी सिटी था लखनऊ में। बहुत दिन तक नहीं थे वो। वहीं सीजीएम साहब जिला हरदोई के रहने वाले थे, पास का जिला है। हरदोई में शहर में उनका अपना मकान भी था, पास में एक गांव में उनका अपना मकान भी था, खेती बाड़ी थी। इसलिए लखनऊ और खीरी के बीच में जनपद
हरदोई के भी सारे लोग उनको जानते थे, लखनऊ में भी लोग जानते थे, और खीरी के तो सीजीएम थे ही थे। बाद में इस केस का क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुलिस बार बार प्रयास कर रही थी, ये और बार बार अखबारों में आ रहा था कि इस तरह से फलां को ले गए, फलां को पहचानने का दावा किया पुलिस ने, लेकिन फाइनली बात नहीं बनी। आज की घटना, मैं बार बार पिछले कुछ दिनों से कुछ एपिसोड्स में ये कहता हूं कि ये वो दौर है जब अपराध भी अपने चरम पर और अपराधी भी अपने चरम पर थे। सोचिए कि उस जिले का सीजीएम और उसी जिले में, जिस जिले का सीजीएम उसी जिले में, और बदमाश भी वहाँ कोई बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है आसपास किसी दूसरे ज़िले की। मुझे अंदाज़ा है कि बदमाश भी उसी ज़िले के होंगे, यानी उसी ज़िले का सीजीएम, उसी ज़िले के भीतर उसी ज़िले के बदमाशों ने लूट भी लिया और हत्या भी कर दी। किस कदर बेखौफ रहे होंगे वो बदमाश। सीजीएम किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी होता है, हालांकि वो जूनियर होता है, और जो सबसे बड़ा अधिकारी किसी भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। लेकिन जितनी मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी के साथ होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मॉनिटरी सेल की मीटिंग होती हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जज के आने जाने के समय जो मीटिंग होती हैं, या सामान्य जो प्रशासनिक कामकाज है अदालतों का, उसका सब का मालिक सीजीएम होता है। वो इतनी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है कि सभी जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स की ये तमन्ना होती है कि एक न एक दिन वो किसी न किसी जिले में सीजीएम के रूप में तैनात जरूर हों। आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जरूरी तो बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, काम सब वो जुडिशरी का करते हैं, ट्रायल के तमाम मुकदमे उन्हीं के यहाँ सुने जाते हैं, लेकिन रही बात इम्पोर्टेंस की, वो सीजीएम की ही होती है या डिस्ट्रिक्ट जज की ही होती है। बाकी सभी लोग प्रशासनिक रूप से सुपरवाइजरी रोल में होते हैं, जैसे एडीजे और एसीजीएम। सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट जज को जिले के सभी अपराधी किस्म के लोग, अपराधी किस्म के नेता जिनका अपराध से जरा सा भी संबंध है, वो सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में हमेशा अपडेट रहते हैं। अच्छा सीजीएम आया है, खराब सीजीएम आया है, सुन लेता है, सीजीएम किसी की नहीं सुनता, या यही बात डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। वो पर सामान्य व्यक्ति को इस हायरार्की का या इनमें कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका पता नहीं होता। या तो वकील अच्छी तरह जानते हैं इनकी इम्पोर्टेंस, या फिर बदमाश अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें, चूंकि हमारे परिवार के बहुत ढेर सारे किस्सा कोई परिवार के श्रोता ऐसे हैं जिनको शायद इस हायरार्की का पता नहीं हो, तो लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जिले की पुलिसिंग में दो ही पद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो थाने का दरोगा यानी प्रभारी, या जिले का कप्तान यानी एसपी या एसएसपी। बीच के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो एडिशनल एसपी हों, सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी हों, कोई भी हों, ये सब सुपरवाइजरी रोल में होते हैं। सुनी इन्हीं दोनों की जाती है, मनमानी इन्हीं दोनों के माध्यम से हो सकती है। बीच के लोगों का, चूंकि मैं सारे स्टेप्स एज डिप्टी एसपी में एंटर हुआ और मैं सारे स्टेप्स एज सीओ यानी डिप्टी एसपी, एज एडिशनल एसपी, एज एसपी सिटी, एज एसएसपी, सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो इम्पोर्टेंस इन्हीं दोनों की होती है। ठीक उसी तरह जिला अदालतों में या तो सीजीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। दौर ऐसा कि जब राजीव अवस्थी वकील साहब ने यह बताया कि मैं वकील और ये सीजीएम, ये जानते हुए भी कि सीजीएम के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनका क्या हश्र होगा,
उन्होंने सीजीएम को गोली मार दी। इस पूरी घटना में दूसरी बड़ी गलती वकील साहब राजीव अवस्थी ने की कि बाहर निकलकर उन्होंने या तो ये सोच के कि ये बदमाश हैं, ये सीजीएम को जरूर जानते होंगे, उनको मानसिक रूप से ये प्रभावित करने के लिए कि डर के भाग जाएं, उन्होंने सीजीएम का नाम ले लिया, अपने आप को वकील कहा और कहा सीजीएम बैठे हैं। अगर उन्होंने ये जिक्र न किया होता कि भीतर जो बैठे हैं वो सीजीएम हैं, तो शायद बालक राम सीजीएम लखीमपुर खीरी की जान तो बची गई होती। लूटपाट वो जरूर करते, लेकिन वो इस तरह छूटते ही गोली न मारते, क्योंकि बदमाश जरूर जानते होंगे कि सीजीएम को अगर लूटा गया और बाद में कभी हम पकड़े गए तो पूरी जुडिशरी मिलके हमारा क्या हाल करेगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी जुडिशियल ऑफिसर के साथ कोई बदमाश, कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह की घटना करे तो उन्हीं में से किसी की कोर्ट में मुकदमा चलना होता है। और जब जुडिशियल ऑफिसर को फर्स्ट हैंड जानकारी होती है तो किसी का वकील इधर का हो चाहे उधर का उन्हें कंफ्यूज नहीं कर पाता और सभी की सहानुभूति सीजीएम से जरूर हो जाती है। इस घटना से एक सबक है और बहुत बड़ा सबक है कि आप चाहे जिस ओहदे पर हों, चाहे जितने सीनियर या जूनियर अफसर हों या पुलिस अधिकारी हों, और आपके पास कोई हथियार न हो, आप किसी काम से कहीं आ या जा रहे हों और आपको रास्ते में इसी तरह की सिचुएशन मिल जाए, कोई वायलेंट भीड़ मिल जाए, कोई अपराधियों का गिरोह मिल जाए, तो अपनी आइडेंटिटी कभी बजाय मेहरबानी कभी डिस्क्लोज न करें। आप सामान्य व्यक्ति की तरह उस सिचुएशन को फेस करने का प्रयास करें। कभी मत बताएं कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका ये बताना ही हो सकता है आपके लिए घातक हो जाए। आइडेंटिटी आप वहीं डिस्क्लोज करें जहां आपकी आइडेंटिटी को समझने वाले लोग हों। हालांकि अब इस तरह की घटना संभव नहीं है। मोबाइल फोन के आने के बाद 112 यानी कंट्रोल रूम के बहुत बड़ा सेटअप होने के बाद, सपोज करिए बदमाशों ने 2 गाड़ियां आगे रोक भी रखी हैं, पीछे से तीसरी गाड़ी को अगर रोकने का प्रयास किया तो भीतर बैठे आदमी जरूर 112 को फोन कर देंगे। मान लिया उनको मौका नहीं मिला तो उनके पीछे जो गाड़ी आ रही है वो 112 को फोन कर देगी। इसीलिए रोड होल्डअप की घटनाएं कम से उत्तर प्रदेश में अब ऑलमोस्ट नगण्य हो गई हैं। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, लेकिन जिस रफ्तार से पहले होती थी अब उस रफ्तार से नहीं होती। कोई भी क्राइम जो 15 मिनट या 20 मिनट में हो सकता है, सिर्फ वही हो सकती हैं। नहीं तो एक ज़माना था, रात में 11 बजे से रोड होल्डअप शुरू होता था। उस रोड होल्डअप में 30-30, 40-40 गाड़ियां लूटी जाती थी जब तक कि सवेरा न हो जाए। और जब बदमाश लूट के चले जाते थे तब थाने वालों को खबर होती थी कि उनके थाना क्षेत्र में बड़ा रोड होल्डअप हुआ है। आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। 20-25 मिनट से अधिक अगर ये बदमाशों ने इस तरह का कोई कार्यक्रम किया तो निश्चित रूप से पुलिस 10, 15, 20 मिनट में आ जाएगी। कोई न कोई, चाहे ड्राइवर हो, चाहे उनका क्लीनर हो, हेल्पर हो, सामान्य व्यक्ति हो, 112 नंबर पर सूचना जरूर दे देगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विपरीत परिस्थितियों में, जहां इस तरह आप बदमाशों के बीच में हों या किसी वायलेंट मॉब के बीच में हों और आपके पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन न हो, आपकी पहचान का कोई टैग न हो, यानी कोई वर्दी न हो, कोई टोपी न हो, तो आप कभी भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज न करें। कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं तो मेरी ईमेल आईडी पर आप अपने विचार जरूर भेजें ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो।
मेरी ईमेल आईडी वही पुरानी rajeshpande61@gmail.com RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।